औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिकर्जन को सॉल्व करने की टेक्निक सीखेंगे। जिस तरह के पिछली वीडियो में हमने रिकरेंस, उसकी टाइप्स और उसका रिकर्जन फंक्शन जो है या रिकरेंस जो है उसको डिराइव करने के तरीके सीखे थे। अच्छा, तो रिकर्जन को सॉल्व करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है रिकर्जन ट्री और तीसरा है मास्टर थ्योरम। सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस तरह हम एक रिकर्जन को सॉल्व करते हैं। तो इन सब्स्टिट्यूशन मेथड वी गो थ्रू टू स्टेप्स। हमारे पास टू बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला हमारे पास होता है गेस द सोल्यूशन। सोल्यूशन को हमने गेस करना होता है, और दूसरा हमने यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव इट। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम जो पहले हम एक सोल्यूशन एक रिकरेंस के लिए गेस करेंगे, फिर उस गेस को वेरीफाई करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल के थ्रू हम इनको समझा देते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक रिकरेंस गिवन है टी ऑफ एन इक्वल टू 2 टी ऑफ एन बाई 2 प्लस एन। यहाँ पर फ्लोर फंक्शन जो लगाया हुआ है एन बाई 2 पर, तो उसको हम अवॉइड करेंगे फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि इससे हमारे पास जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन की एनालिसिस होती है उस पर कोई इतना असर नहीं पड़ता। सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले गेस करते हैं। गेस सोल्यूशन हमने कर लिया कि एन लॉग एन इसका सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसका गेस सोल्यूशन है। अब इसके लिए मैंने इंडक्टिव हाइपोथेसिस जनरेट करना है। तो वो क्या है, टी ऑफ एन लेस आर इक्वल टू सी एन लॉग एन। ये होगा हमारे पास, क्योंकि एसिम्प्टोटिक नोटेशन में होता है कि टी ऑफ एन शुड बी लेस आर इक्वल टू जो कांस्टेंट है और ओ। तो ओ क्या है, एन लॉग एन है, और उसको सी से मल्टीप्लाई करके तो टी ऑफ एन लेस आर इक्वल टू सी एन लॉग एन। ये आप मेरा जो दूसरा लेक्चर है एसिम्प्टोटिक नोटेशन वाला, वहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं फॉर सी ग्रेटर देन 0। फिर हम मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करते हैं। बेस केस के लिए हम बाद में करेंगे, लेकिन उसको हम बाद में ट्रू साबित करेंगे। फिलहाल हम उसको जो एक सब प्रॉब्लम साइज है m इज इक्वल टू एन बाई 2, उसके लिए चेक करते हैं। तो सपोज हम कहते हैं कि n बाई 2 के लिए ये ठीक है, तो t ऑफ n बाई 2 लेस आर इक्वल टू सी एन बाई 2 लॉग ऑफ n होगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इसकी जगह मैंने n की जगह n बाई 2 को लगाया, तो t ऑफ n बाई 2 इज इक्वल लेस आर इक्वल टू सी n लॉग n था, तो n बाई 2 लॉग n बाई 2 हो गया। अब इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने ओरिजिनल फंक्शन में लगाना है। तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2tn बाई 2। ठीक है, इस चीज़ की जगह मैंने क्या लगाना है, 2tn बाई 2 था, तो tn बाई 2 की जगह मैंने जो यहाँ पर जो वैल्यू ली है इंडक्टिव हाइपोथेसिस से, उसको मैंने लगा लिया cn बाई 2 लॉग ऑफ n बाई 2, और प्लस n तो वही है जो हमारे पास एक्चुअल फंक्शन में था। अब इसको हमने कैलकुलेट करना है, तो इसको हम सिंपल कर लें, सी एन लॉग एन एन बाई 2 प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, ये टू आपस में क्रॉस हो जाएंगे, सही है, ये 2 और ये 2 आपस में ख़त्म हो जाएंगे, और सी एन लॉग ऑफ एन बाई 2 हो जाएगा। लेकिन लॉग ऑफ एन बाई 2 आपको पता होगा कि लॉग एम डिवाइडेड बाई एन जो होता है लॉग एम माइनस लॉग एन के बराबर होता है, तो लॉग एन माइनस लॉग 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा सी एन लॉग एन माइनस सी एन लॉग ऑफ 2। अच्छा, तो इसको हम और सिंपल करके सी एन लॉग एन माइनस सी एन लिख लेते हैं, क्योंकि लॉग 2 जो होता है हमारे पास बेस 2 है, एल जी में लिखा हुआ है, तो एल जी का मतलब है लॉग बेस 2। लॉग बेस 2 अब 2 जो होता है ये 1 के इक्वल होता है, तो इसे ये आ जाएगा। और अब ये चूंकि सी एन लॉग एन से कोई पार्ट जो है क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई चीज़ खत्म हो रही है। सी एन हमेशा के लिए जो हमारे पास चूंकि सी ग्रेटर देन 0 है, तो ये सी एन एन से क्या होगा, ज़्यादा होगा, लिहाजा सी एन लॉग एन से कोई चीज़ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लिहाजा ये लेस होगा सी एन लॉग एन से। ये पूरा पोर्शन जो है ये वाला, ये लेस होगा सी एन लॉग एन से। ठीक है, और इसी तरह टी एन जो है वो लेस आर इक्वल टू सी एन लॉग एन हमने क्या कर लिया, साबित कर लिया। अब हमने ये हमारे पास टेंटेटिव सोल्यूशन है। वैलिडिटी के लिए हमें इसको बेस केस को भी चेक करना होता है, लेकिन बेस केस यहाँ पर दो किस्म के हैं। एक हमारे पास है रिकरेंस का बेस केस, एक हमारे पास है इंडक्टिव हाइपोथेसिस का बेस केस। ठीक है, तो पहले हम उसको कर लेते हैं कि टी ऑफ 1 जो हमारे पास इंडक्टिव हाइपोथेसिस से आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है टी ऑफ 1 इज इक्वल टू सी एन लॉग एन है, तो C1 मल्टीप्लाइड बाई log 1। लेकिन अब log 1 ये है कि हमेशा के लिए 0 के बराबर होता है,
तो log 1 हमेशा 0 के बराबर होता है, तो ये 0 मल्टीप्लाई टी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, 0 आ गया, तो टी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास क्या है, इंडक्टिव हाइपोथेसिस का बेस केस। लेकिन एक्चुअल जो रिकरेंस का बेस केस था वो क्या है, वो टी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है। लिहाजा ये दोनों तो मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा या तो इंडक्टिव हाइपोथेसिस का बेस केस गलत है या फिर रिकरेंस का बेस केस गलत है। उसके लिए हमने क्या करना होता है, हमारे पास जो दो वैल्यूज होती हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन में, एक हमारे पास एन नॉट की वैल्यू होती है और एक हमारे पास सी की वैल्यू होती है, एन नॉट और सी की वैल्यू। तो इन दोनों को हमने अल्टर करके, इन दोनों को चेंज करके ऊपर नीचे करके एडजस्ट करना होता है। तो मैंने एन की वैल्यू चूंकि t1 लिया है तो 1 की वैल्यू यहाँ पर आई है, इसलिए मैं बेस केस में t2 भी ले सकता हूँ और इवन के मैं 3 भी ले सकता हूँ। अच्छा 4 मैं नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि उसको सॉल्व करते हुए यहाँ पर मेरे पास t1 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ऐसी वैल्यू लेनी है कि उसको मैं n की जगह लगाऊं और इस इक्वेशन में t1 आ जाए, ये जो बेस केस है ये आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा, n की जगह 2 लगाऊंगा, तो t2/2 इज इक्वल टू 1 होगा। 3 लगाऊंगा तो 3/2 का जो फ्लोर लूंगा तो वो भी 1 आएगा, सही है। लेकिन 4 लगाऊंगा तो फिर टी ऑफ 2 आ जाएगा, जो मेरे पास बेस केस में यहाँ पर नहीं है, सिर्फ t1 है। लिहाजा मैं अभी क्या लेता हूँ, एन नॉट की वैल्यू एडजस्ट कर लेता हूँ। इट इज द ओनली बाउंड्री कंडीशन इन रिकरेंस, ठीक है। वी कैन अवॉइड दिस बाउंड्री कंडीशन बाय चूजिंग सम एन नॉट। एन नॉट की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ अभी, 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, लेकिन मैंने 3 ले लिया है। 3 लेने के लिए मैंने टी ऑफ 3 मालूम किया यहाँ पर जो एक्चुअल फंक्शन था उसके वजह से, तो टी ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 टी ऑफ 3/2, ठीक है, n/2 तो 3/2 एंड प्लस 3। इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो क्या आ जाएगा, टी ऑफ n/3/2 से हमारे पास 1 आ जाएगा, और टी ऑफ 1 किसी के बराबर है, 1 के बराबर है। तो टी ऑफ 1 तो 1 के बराबर है। लिहाजा हमारे पास जो रिकरेंस का जो हमने जो बेस केस बनाया, एक बेस केस तो हमें क्या हुआ था, गिवन था। ये जो हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें एक बेस केस रिकरेंस का गिवन था और एक हमने बना लिया, लेकिन उन्होंने जो बेस केस बनाया था वो एन नॉट 1 रखा था और मैंने एन नॉट को 3 लेके बेस केस रिकरेंस का बना लिया। अब मैं अपने इंडक्टिव हाइपोथेसिस को चेक करता हूँ कि क्या वो इसके साथ कंप्लाई कर रहा है या नहीं। तो वो क्या है, सी एन लॉग एन मैंने मालूम करना है। तो टी ऑफ 3 लेस आर इक्वल टू सी एन लॉग एन। सी की जगह मैंने 2 रखा है, ठीक है, सी की जगह मैंने क्या रखा है, 2 रखा है। तो 2 एन की जगह मैंने एन नॉट वही जो 3 लगा है और log ऑफ 3, log बेस 2 ऑफ 3 जो होगा और उसका फ्लोर लेके आपको इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 3 6, और हमारे पास ये वैल्यू 6 आ जाती है। और हमारे पास जो रिकरेंस की बेस वैल्यू थी वो क्या आई थी, वो हमारे पास आई थी 5, ठीक है। तो 5 इज लेस देन क्या है, 5 इज लेस देन जो टी ऑफ एन है वो लेस देन है 6 से। हाँ ये बात तो ठीक है, अगर ये बात ठीक है तो इसका मतलब है कि हमारा जो गेस सोल्यूशन था वो एक्चुअल सोल्यूशन है। हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर लिया है कि एन लॉग एन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस रिकर्जन। एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस एन। इसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमने गेस सोल्यूशन पहले ढूंढना है, वो ओ एन स्क्वायर हमने सपोज कह दिया कि इसकी जो कम्प्लेक्सिटी वो ओ एन स्क्वायर है। अब हमने इसका इंडक्टिव हाइपोथेसिस बनाना है कि टी ऑफ एन लेस आर इक्वल टू सी एन स्क्वायर। इसको हमने साबित करना होगा। हम कहते हैं कि ये ठीक होगा तो ये जो सब प्रॉब्लम साइज है उस पर भी ठीक होगा। तो उसके लिए सब प्रॉब्लम साइज में n-1 ले लेता हूँ, ठीक है। सब प्रॉब्लम साइज n-1 क्यों लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये रिकर्जन में मौजूद है तो हमें आसानी होगी। तो tn-1 का सब साइज जब मैं लेता हूं तो tn-1 इज इक्वल टू सी एन स्क्वायर है, तो cn-1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस वैल्यू को मैं लेके और एक्चुअल जो हमारे पास है फंक्शन है उसमें पुट कर लेता हूं। तो t ऑफ n हमारे पास लेस आर इक्वल टू c, क्योंकि tn-1 है तो वो क्या है, cn-1 होल स्क्वायर है। ये जो इक्वलिटी थी ये इनइक्वलिटी में लेस आर इक्वल में जो है ना चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमने लेस आर इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है। तो cn-1 होल स्क्वायर एंड प्लस n। फिर इसको हमने सिंपल करना है। तो ये अगर अंदर हम सिंपल करेंगे तो ये फार्मूला ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वेयर इन माइनस 2ab का। ठीक है, तो इसको और सिंपल कर लेते हैं, सी एन स्क्वेयर प्लस सी माइनस 2cn प्लस एन, और इनको हम इस तरह कह सकते हैं कि ये जो चीज़ होगा लेस देन होगा सी एन स्क्वेयर से, क्योंकि सी एन स्क्वेयर से हम कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगरचे हम इसके साथ दो चीज़ें ऐड भी कर रहे हैं प्लस सी और प्लस एन, लेकिन इट इज़ फॉर श्योर कि 2cn सी प्लस एन से हमेशा ग्रेटर होता है अगर सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, उस सिचुएशन में हमारे पास ये सम अप हो जाता है टी ऑफ एन लेस आर इक्वल टू सी एन स्क्वेयर। ये तो हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया, जो हमारा इंडक्टिव हाइपोथेसिस था वो हमने प्रूव कर लिया कि टी ऑफ एन लेस आर इक्वल टू सी एन स्क्वेयर है। लेकिन बेस केस तो रहता है, तो बेस केस की भी वही सिचुएशन है। सपोज इसका जो फॉर एन इक्वल टू 1 हम ले लेते हैं, तो टी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, टी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास गिवन बेस केस होगा, रिकरेंस का बेस केस यहाँ पर दिया तो नहीं है, मैंने ले लिया। ठीक है, इस रिकरेंस का जो गिवन बेस केस है वो मैंने ले लिया कि टी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद मैं अपने जो इंडक्टिव हाइपोथेसिस है उससे निकाल लेता हूँ सी एन स्क्वेयर की वैल्यू, क्योंकि मैंने साबित करना है कि टी ऑफ एन लेस आर इक्वल टू सी एन स्क्वेयर है, तो मैंने सी एन स्क्वेयर मालूम करना है। सी एन स्क्वेयर, सी एन की जगह मैंने 1 लगाया, सी 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, अगर मैं सी को 1 ले लूँ। ठीक है, तो अभी मैंने टी ऑफ 1 क्या लिया है, टी ऑफ 1 1 है। ठीक है, टी ऑफ 1 1 है, ये लेस आर इक्वल टू सी एन स्क्वेयर से, सी एन स्क्वेयर हमारे पास क्या है भी 1 है, तो इक्वल तो है, तो ये यहाँ पर बेस केस भी साबित हो गया। और एक बार फिर अगर एन की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1 अगर आप यहाँ पर रख लें तो आपको भी पता चल जाएगा कि सी एन स्क्वेयर इससे क्या है, बड़ा है। सो टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस एन इज इक्वल टू ओ एन स्क्वेयर, और ये हमने इससे जो है इन्फर कर लिया है कि जो हमारे पास फंक्शन था रिकर्जन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वेयर है। कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 3 है, उसके लिए टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस एन, लेकिन यहाँ पर बेस केस जो टी ऑफ 1 दिया हुआ है वो 2 का दिया हुआ है, जो पिछले एग्जांपल में था वो टी ऑफ 1 इक्वल टू 1 था, यहाँ पर टी ऑफ 1 इक्वल टू 2 है। देखते हैं कि इसे कितना असर पड़ता है। गेस किया मैंने वही तरीके से, ओ एन स्क्वायर को मैंने गेस किया, फिर मैंने अपना इंडक्टिव हाइपोथेसिस बना लिया कि टी ऑफ एन लेस आर इक्वल टू सी ऑफ एन स्क्वायर होगा। फिर मैंने स्मॉलर इनपुट एन माइनस 1 के लिए उसमें पुट किया, तो टी ऑफ एन माइनस 1 सी ऑफ एन माइनस 1 होल स्क्वायर आ गया। इसको मैंने ओरिजिनल फंक्शन में पुट करना है, तो टी ऑफ एन लेस आर इक्वल टू सी एन माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस एन आ जाएगा। साल मैंने करना है उसी तरीके से, और मुझे ये पता चल गया कि टी ऑफ एन लेस आर इक्वल टू सी एन स्क्वायर है। ठीक है, बेस केस के ऊपर जाते हैं, तो फॉर एन इक्वल टू 1 हमारे पास जो फंक्शन का जो रिकरेंस का टी ऑफ 1 है वो तो 2 दिया हुआ है, हमें गिवन है। हमारे हाइपोथेसिस क्या कहता है, वो तो कहता है कि ये सी एन स्क्वेयर होगा, तो सी एन स्क्वेयर को हम मालूम करते हैं, सी मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वेयर जो 1 है, तो 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। अगर हम सी को 2 ले लेते हैं, क्योंकि सी हमारे पास ओपन चॉइस है, सी को मैंने 2 ले लिया है, क्योंकि अगर इन दोनों को आप वैलिडेट करेंगे इस रिजल्ट के ऊपर तो आपको पता चल जाएगा ये ठीक होगा। इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि सो टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस एन इज इक्वल टू ओ ऑफ एन स्क्वेयर, और ये हमारे पास भी उसी तरह है जो पिछले एग्जाम्पल में था। अच्छा, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी एन बाई 2 प्लस 1, और यहां पर हमारा बेस केस जो है वो क्या है, 1 है। इसके लिए भी हम एक गेस कर लेते सोल्यूशन। मैंने बिग ओ ऑफ लॉग एन का मैंने गेस कर लिया है, तो मैंने साबित करना होगा कि टी ऑफ एन जो है उसको लेस आर इक्वल टू सी लॉग एन, ये साबित करना है मैंने। अब इनपुट साइज हमने सब प्रॉब्लम साइज कितनी लेनी है, n बाई 2 लेनी है, तो टी एन बाई 2 सबसे पहले फाइंड कर लें बेस केस के लिए। टी एन बाई 2 लेस आर इक्वल टू सी लॉग एन बाई 2। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पर जो सब प्रॉब्लम साइज है उसको मैंने यहाँ पर पुट किया हुआ है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टी ऑफ एन लेस आर इक्वल टू सी लॉग ऑफ एन बाई 2 प्लस 1। क्यों, क्योंकि इसको मैंने इस जगह पुट किया, तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू था, तो यहाँ पर लेस आर इक्वल की वजह से लेस आर इक्वल टू सी जो ये वैल्यू है जो हमारे पास टी एन बाई 2 की वैल्यू है, तो सी लॉग ऑफ एन बाई 2 एंड प्लस 1। अच्छा, सैंपल कर लेते हैं। सी लॉग एन माइनस सी लॉग 2 प्लस 1, ये भी फार्मूला खुला है कि लॉग एन बाई 2 इज इक्वल टू लॉग एन माइनस लॉग 2। उसके बाद इसको हमने सिंपल करके ये क्या हो गया, log 2 जो होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो log 2 1 के बराबर होता है, तो सी 1 जार सी हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर माइनस सी प्लस 1 होना चाहिए, माइनस सी प्लस 1, सॉरी यहाँ पर भूल गया हूँ। अच्छा, और इसी तरह हमने ये साबित कर लिया
क्योंकि टी ऑफ एन लेस आर इक्वल टू सी लॉग एन। अब यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ तो सब्ट्रैक्ट हो रही है, लिहाजा ये इससे स्मॉलर होगी, तो टी ऑफ एन लेस आर इक्वल टू सी लॉग एन। ये हमारे पास था, जो हमने क्लेम किया था उसको तो हमने वेरीफाई कर लिया। लेकिन अब हम बेस केस के ऊपर जाते हैं कि क्या बेस केस को वैलिडेट कर रहा है कि नहीं। तो फॉर एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1 में हमारे पास बेस केस का क्या था, बेस केस का तो T1 इज इक्वल टू 1 था, ठीक है। लेकिन हमारे जो डिडक्टिव हाइपोथेसिस है उसमें क्या हुआ है, हमने T1 मालूम करना होगा, तो T1 इज इक्वल टू C log 1 हो जाएगा। T C log n यानी C log 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ओ, ये तो यहाँ पर जो हमारा डिडक्टिव हाइपोथेसिस है उसमें हमारे पास T ऑफ 1 को क्या आ गया, वहां पर T ऑफ 1 आ गया है 0। लेकिन ओरिजिनल रिकरेंस में जो बेस केस था वो क्या है, T ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है। ये तो दोनों मीट नहीं कर रहे, इसी वजह से हमने एन नॉट की वैल्यू चेंज करनी होगी। मैंने एन को 2 ले लिया, एन को जब 2 लूँगा तो टी ऑफ 2 मैं इस फार्मूले से करूँगा, डिड्यूस करूँगा, तो टी ऑफ 2 इज इक्वल टू टी ऑफ 2 बाई 2 प्लस 1, और इससे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि टी ऑफ 2 बाई 2 से टी ऑफ 1 आ जाएगा, और टी ऑफ 1 बेस केस है तो उसकी वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये तो हमारे पास था रिकरेंस का। अब हम अपनी डिडक्टिव हाइपोथेसिस को देखते हैं कि क्या C log 2 भी C log 2 से कब ये आ सकता है, C log 2, क्योंकि log 2 की वैल्यू तो 1 होती है, तो log 2 की वैल्यू 1 होगी और उसको C से मल्टीप्लाई करेंगे, तो C की वैल्यू में अगर 2 ले लूं तो ये इनक्वलिटी ठीक हो सकती है। तो एन नॉट की वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूं, ठीक है, और C की वैल्यू में भी 2 लेता हूं, तो तब जाके हम ये साबित कर सकते हैं कि टी एन लेस आर इक्वल टू सी लॉग ऑफ एन, और ये कह सकते हैं कि इस रिकरेंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ लॉग एन है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास तरीका है वो है रिकर्जन ट्री का। रिकर्जन ट्री को हम बेसिकली जो हमने वहां पर किया कि हम एक सोल्यूशन गेस कर लेते हैं। नॉर्मली हम रिकर्जन ट्री को गेस सोल्यूशन मालूम करने के लिए करते हैं। जब हम गेस सोल्यूशन मालूम कर लेते हैं उसके बाद हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो परफेक्ट सोल्यूशन होता है वो निकाल लेते हैं। लेकिन गेस सोल्यूशन जैसे आपको पिछले एग्जांपल्स में देखा होगा कि मैंने कोई भी रिकरेंस लिख के उसके बाद एक गेस लगाया कि इसका फर्ज का सोल्यूशन ये है, फिर उसको मैंने प्रूव किया। लेकिन ये गेस बिल्कुल जो है बिल्कुल अनजाने में कोई तुक्का नहीं था, बल्कि ये एक एक्सपीरियंस के बेस पर आदमी को अंदाजा हो सकता है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। अब अगर नहीं है तो इस किस्म के अंदाजे लगाने के लिए हमारे पास जो मेथड है उससे हम रिकर्जन ट्री से इटसेल्फ एक तो हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए गेस लगा सकते हैं, दूसरा हम रिकर्जन ट्री से एक रिकरेंस का सोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें होता क्या है, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिकर्जन है, टी ऑफ एन इज इक्वल टू 3tn बाई 4 प्लस थीटा एन स्क्वायर वेयर ओ ऑफ 1 इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास बेस केस है, सॉरी यहाँ पर टी ऑफ 1 होना चाहिए, यहाँ पर ओ ऑफ 1 लिखा गया है तो ये टी ऑफ 1 होना चाहिए। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस रिकरेंस पर अपने आप को बिल्कुल कंप्लीटली समझाना। 3tn बाई 4 मतलब क्या है कि n को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इनपुट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, उनमें से फिर 3 को ले लिया जाता है और जो चौथा होता है उसको स्किप किया जाता है, और उन तीनों को कंबाइन करने का जो कास्ट होता है वो थीटा एन स्क्वायर है। इसका यहां पर आप समझ लें कि ये फॉर एग्जांपल मेरे पास बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसके ऊपर गौर करना होगा कि इसमें जो रिकर्सिव फंक्शन है, जो रिकर्जन सब प्रॉब्लम साइज क्या है, तो सब प्रॉब्लम साइज n बाई 4 है, यानी इसको 4 हिस्सों में इस तरह डिवाइड कर लेंगे। 4 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद इसमें कितने हिस्से स्किप किए जाते हैं और कितने हिस्से कंसिडर किए जाते हैं वो आप देख सकते हैं। इनमें 3 को कंसिडर किया गया है, यहां पर ये 3 का मतलब है कि 3 हिस्सों को कंसिडर किया गया है। तो ये वाला हिस्सा कंसिडर किया गया है, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा इनको कंसिडर किया गया है, और जो चौथा हिस्सा है उसको क्या है, स्किप कर दिया गया है। अब ये उस एल्गोरिथम पर डिपेंड है कि कौन सा हिस्सा स्किप करना है कौन सा नहीं करना है। मैं आपको समझा रहा हूं कि इसमें एक हिस्सा स्किप हो रहा है और इनपुट के 3 हिस्से जो है वो लिए जा रहे हैं। फिर इनको जब इंडिविजुअली सॉल्व किया जाएगा, इंडिविजुअली फर्स्ट पार्ट को, सेकंड को, थर्ड को, तो उनको कंबाइन करना है, डेफिनेटली उन सॉल्यूशंस को कंबाइन करना है। जब कंबाइन करना है तो उसके लिए जो कास्ट आएगा वो कितना होगा, वो इन तीनों को कंबाइन करने का कास्ट होगा थीटा एन स्क्वायर, सही।
इसी तरह जो हमारे पास ये जो सब प्रॉब्लम साइज रह गए हैं, अब ये वाला उसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, अगले को भी 4 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, और अब अगले को भी 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब उनके जो रिकरेंस हो गए वो डिफरेंट हो गया अब, क्योंकि अब 3tn/16 हमने ले लिया। क्यों? क्योंकि इनमें हर एक पार्ट जो है वो ओरिजिनल n का 16वां हिस्सा है या 16वां हिस्सा है, सही। और उनको कंबाइन करने का जो कास्ट है वो क्या है, थीटा n/16, यहां पर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर थीटा n स्क्वायर था, लेकिन अब इनपुट साइज हमारे पास n/16 रह गया है, तो इसकी जो कंबाइन कास्ट होगी वो n/16 होगी। सिमिलरली इसका भी यही रिकर्जन होंगे, और यहां पर इन सब के ऊपर स्क्वायर होंगे, सही। अच्छा, उसके बाद जो सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इनमें एक को एक हिस्सा लिया, इसका दूसरा हिस्सा लिया, इसका तीसरा हिस्सा लिया, और इसके चौथे हिस्से को स्किप कर दिया गया। और इन इंडिविजुअल पार्ट को सॉल्व करने के बाद जब कंबाइन किया जाएगा तो कंबाइन कास्ट जो होगी वो थीटा n/16 होगी, याद रखना। उसके बाद जो हमारे पास सब पार्ट्स बचेंगे, इनका जो रिकर्जन होगा वो इतना रह जाएगा, 3tn/64, ये ओरिजिनल इनपुट का 64वां हिस्सा होगा, प्लस थीटा n/64, इनके कंबाइनिंग की कास्ट होगी जब नीचे हो जाएंगे, हिस्से होंगे। सिमिलरली इसका भी इसी तरह, जो दूसरा पार्ट है उसको भी 3 हिस्से ले जाएंगे, चौथा हिस्सा स्किप कर दिया जाएगा, और उनको कंबाइन करने की जो कास्ट होगी वो थीटा n/16 होगी। सिमिलरली जो तीसरा पार्ट होगा, इनके जो रिकर्जन फंक्शन होंगे वो भी यही होंगे, और तीसरे पार्ट जो हैं वो भी इस तरह डिवाइड हो जाएंगे, और चौथा स्किप हो जाएगा, उनको कंबाइन करने का जो कास्ट होगा वो थीटा n/16 हो जाएगा। इन्हें थीटा n/16 प्लस थीटा n/16 प्लस थीटा n/16, इस लेवल पर जो कंबाइनिंग कास्ट होगी वो हमारे पास ये होगी। अच्छा, ये फिलॉसफी है बिहाइंड रिकर्जन ट्री। अगर आपको एक प्रॉब्लम को इस तरह अगर समझ नहीं पाए, उसको आप उसके रिकर्जन ट्री बनाने में आपको काफ़ी दुश्वारी होगी, लिहाजा ये स्टेप बहुत लाजमी है कि आपने रिकर्जन को, उसकी जो एसेंस है उसको समझना होगा, उसकी डिटेल्स को, आपने इंट्रिकेट डिटेल्स जो हैं उनको समझना होगा कि किस तरह वो एक प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। इसमें क्या है, रिकर्जन ट्री कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो हमारे पास जो ओरिजिनल प्रॉब्लम की कंबाइनिंग कास्ट होगी उसको हम रूट बना देंगे। जहां पर आप देख रहे हैं कि इसको मैंने cn² को यहां पर लिखा है, तो इसका मतलब है कि इसको मैंने रूट बना दिया। अब cn² को जब मैंने रूट बनाया है तो उसके बाद हमने क्या करने हैं, इसके जो पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में, तो हमने 3 ब्रांचेस यहां से बनानी है। अब हर एक ब्रांच पर कितना कितना लोड है, अब फॉर्चुनेटली यहां पर हर एक ब्रांच का लोड जो है वो tn/4 है। इनपुट जो सब इनपुट साइज है या सब प्रॉब्लम साइज है वो हर एक के ऊपर tn/4 है, तो tn/4 हर एक के ऊपर है, tn/4 tn/4 tn/4, ये सब प्रॉब्लम। अच्छा, अब हमने रिकर्जन में जब नीचे जाना है, तो जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड्स पर आपको बताया कि tn/4 का जो सब प्रॉब्लम साइज होगा वो tn/16 होगा, और tn/4 का जो कास्ट होगा वो क्या होगा, वो cn/4 होल स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि cn² यहां से आप डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसको मजीद मैंने 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, लेकिन अभी हमारे पास इनपुट कितना रह गया है, n/4 रह गया है, तो n/4 को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, और हर एक पार्ट ओरिजिनल का चौथा हिस्सा है, तो n/4 डिवाइड बाई 4 यानी n/16, n/4 डिवाइड बाई 4 n/16, n/4 डिवाइड बाई 4 n/16। इसी तरह मेरे पास जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसका कास्ट भी cn/4 होल स्क्वायर होगा, और उसके भी 3 ब्रांचेस होंगे, और हर ब्रांच पर जो इनपुट सब प्रॉब्लम साइज रहता होगा वो tn/16 रहता होगा। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है उसका भी जो कंबाइनिंग कास्ट है वो cn/4 होल स्क्वायर होगा, और उसके जो सब प्रॉब्लम साइज रह जाएगा वो tn/16 और tn/16 हो जाएगा। इसी तरह हिस्ट्री को मैंने नीचे ले जाना है। अब यहां पर देखें, इस
इस वाले पार्ट का जो कास्ट होगा वो क्या होगा, सी एन स्क्वेयर, लेकिन एन यहां पर कितना रहता है, ये तो n/16 है, तो सी n/16 होल स्क्वेयर, ये हमारे पास इसका कास्ट हो गया। अब इसके 3 ब्रांचेस होंगे जो ओरिजिनल इनपुट को का चौथा हिस्सा रिप्रेजेंट करेंगे, तो n/16/4 होगा n/64, tn/64, 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 और जो चौथा पार्ट होगा वो स्किप हो जाएगा। सिमिलरली ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। सिमिलरली इसके अभी इतना खर्चा होगा, इसका इतना कॉस्ट, इसका इतना, इसका इतना, नेक्स्ट का इतना, नेक्स्ट का इतना, और ये सब इतनी कॉस्ट होंगे। इनको हम नीचे बनाते जाएंगे जब तक हम सिंगल एलिमेंट तक नहीं पहुंचते, और जब सिंगल एलिमेंट पर पहुंच जाएंगे तो वो हमारे पास बेस केस होगा, क्योंकि n = 1 रहता होगा तो O of 1 = 1 है, लिहाजा सब आप नीचे देखिए मैंने लिखा है O1 O1 O1, मतलब ये बेस केस पर हम पहुंच चुके हैं। इसी तरह हम सिंगल एलिमेंट जो बेस केस है रिकर्जन का, वहां तक पहुंच जाएंगे और रिकर्जन ट्री स्टॉप कर जाएगी। उधर से फिर हमारा शुरू हो जाता है एनालिसिस का पोर्शन कि कैसे हम उसको फिर एनालाइज करेंगे, ट्री कंस्ट्रक्ट करने के बाद एनालाइज कैसे करेंगे। सही, इनको थोड़ा स्पेस, ट्री को थोड़ा कंप्रेस किया, अब इसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे रिकर्जन ट्री के अंदर कि उनको आंसर करना होता है। नंबर 1, व्हेन द प्रॉब्लम साइज विल रीच द बेस केस। बेस केस यानी जो अब यहां पर बेस केस 1 है, तो 1 तक कौन से लेवल पर ट्री ने पहुंचना है, या हम उसको बल्फाजी दीगर ये कह सकते हैं कि हाउ द सब प्रॉब्लम साइज इज रिड्यूस्ड इन ईच लेवल। हर लेवल के ऊपर इनपुट साइज किस फैक्टर से कम हो रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं by4 कम हो रहा है, पहले n था, n/4 हो गया, n/16 हो गया, n/64 हो गया, और ये हर प्रीवियस लेवल की निस्बत by4 कम होता जा रहा है। तो ये क्वेश्चन हमने आंसर करना है। उसके लिए आप देखें हमारे पास सबसे पहले यहां पर n/4 पावर नॉट, इसे क्या आता है, ओरिजिनल प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास n/4 पावर 1, यहां पर इनपुट साइज कितना होगा, जो प्रॉब्लम साइज है वो n/4 पावर 1, यहां पर n/4 पावर 2। इसी तरह आखिर में हमारे पास जो लेवल होगा वो पता नहीं कौन सा लेवल होगा, लेकिन n/4 पावर i पर हम जाके जो प्रॉब्लम साइज है वो 1 तक पहुंच चुका होगा। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो फर्स्ट 0 लेवल है, ये हमारे पास फर्स्ट लेवल है, ये हमारे पास इसी तरह ये हमारे पास सेकंड लेवल है। ठीक है, हर लेवल को n/4 पावर लेवल नंबर, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं n/4 पावर लेवल नंबर। तो यहां पर n/4 पावर 1 यानी उसका लेवल, n/4 पावर 2 यानी उसका लेवल, आखिर में हमारे पास कोई आयत लेवल है, पता नहीं कौन सा लेवल होगा, लेकिन वहां पर इनपुट क्या होगा, 1 तक पहुंच चुका होगा, तो n/4 पावर i आ जाएगा, आयत लेवल ये होगा हमारे पास। सही। अच्छा, सपोज एट ith लेवल द इनपुट रीचेस साइज 1, ठीक है, साइज 1 तक पहुंच जाता है, तो हमारे पास क्या होगा कि यहां पर जो सब प्रॉब्लम साइज होगा n/4 पावर i इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि n इज इक्वल टू 4 पावर i, क्योंकि 4 पावर i वहां मल्टीप्लाई हो जाता है। अब मैं क्या करता हूं, टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ का लॉगरिथम ले लेते हैं, तो log 4 n इज इक्वल टू, लेकिन log जो मैं ले रहा हूं log विद बेस 4 ले रहा हूं, ठीक है, log विद बेस 4 ले रहा हूं, तो log विद बेस 4 मैंने लिया, तो log 4 n आ गया, log 4 ऑफ 4 पावर i हो गया। लेकिन आपको पता होगा कि log 4 ऑफ 4 पावर i से i आता है, लिहाजा इस वाले पोर्शन से क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। ठीक है, तो i इज इक्वल टू log 4 ऑफ n, ये हमारे पास एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी। इससे हमें क्या अंदाजा होता है, इसे हमें लेवल नंबर का पता चलता है, कौन से लेवल का, जहां पर इनपुट साइज बेस केस पर पहुंचेगा, लिहाजा log 4n इज द लेवल नंबर जहां पर इनपुट साइज 1 तक पहुंच चुका होगा। अच्छा, इसकी जो हाइट होगी, ट्री की हाइट, वो बाय 1 ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें 0 भी शामिल है, 0 1 2 3 4 अप टू सोन i, तो इसमें log 4n जो लेवल आखिरी लेवल होगा +1 जो बेस जो ऊपर रूट वाला जो लेवल है इसको शामिल करके, तो टोटल हाइट ऑफ ट्री हमारे पास log 4n +1 आ जाएगा। ठीक है, मजीद ट्री की टर्मिनोलॉजीज वगैरह और डेरिवेशन के लिए मैं एक दूसरा लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ है, उसको आप फिर देख लेना। तो ये हमारे पास हाइट हो गया।
अच्छा, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया? फर्स्ट पार्ट में हमने वो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स फाइंड किए कि इस ट्री की हाइट कितनी होगी। जब हम हाइट फाइंड कर लें कि इस ट्री की हाइट इतनी होगी, नेक्स्ट हमारा क्या काम है? कास्ट एट ईच लेवल, हर लेवल का कितना कास्ट होगा, कंप्यूटर कास्ट कितना होगा हर एक लेवल पर। अच्छा, तो हमने नंबर ऑफ नोड्स का फाइंड करना है। नंबर ऑफ नोड्स का मतलब कि एक लेवल पर कितने नोड्स हैं, और हर लेवल पर 3 पावर लेवल। 3 पावर लेवल मतलब यहां पर आप देखें तो ये 3 पावर 0 है, लिहाजा यहां पर सिर्फ एक नोड है। यहां पर आप देखें, यहां पर 3 पावर 1 है, तो इधर 3 नोड्स हैं। यहां पर टोटल कितने हैं? 9 है, जो 3 पावर 2 के बराबर है। ठीक है, 3 पावर 2 के बराबर है। तो आखिरी में जो हमारे पास सबसे आखिरी ये वाला होगा, चूंकि वो आयत नंबर लेवल है, लिहाजा वहां पर जो टोटल वो होंगे नोड्स, वो 3 रेज़ टू द पावर आई होंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? कास्ट ऑफ ईच नोड एट आयत लेवल, किसी भी लेवल के ऊपर एक नोड का खर्चा कितना है। आप देखें इस नोड का खर्चा कितना है, ये n डिवाइडेड बाई 4 पावर i होल स्क्वायर, n डिवाइडेड बाई 4 पावर लेवल होल स्क्वायर। ठीक है, यानी यहां पर आप देख लें कि n डिवाइड बाई 4 पावर 1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये फर्स्ट लेवल था। यहां पर आप देख लें इधर का कास्ट कितना है, cn टू n डिवाइडेड बाई 4 पावर 2। 16 क्या होता है? 4 पावर 2 होता है, और उसका होल स्क्वायर। यहां पर 4 पावर 2 क्यों? क्योंकि ये सेकंड लेवल है। इसी तरह कोई आयत लेवल है तो वहां पर जो खर्चा होगा वो n डिवाइड बाई 4 पावर i होगा। टोटल कास्ट ऑफ आयत लेवल। अब हमने कहा कि हर लेवल में इतने नोड्स होंगे, और हर आयत लेवल का जो इंडिविजुअल कास्ट होगा, एक नोड का कास्ट होगा, वो इतना होगा। तो टोटल कास्ट कितना होगा? अब इतने नोड्स हैं और इतना कास्ट है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 पावर आई मल्टीप्लाइड बाई सी इंटू एन डिवाइड बाई 4 पावर आई होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 बाई 16 होल रेज़ टू द पावर आई सी एन स्क्वायर। ये हमारे पास कास्ट हो गया आयत लेवल का, किसी भी लेवल का। आई की जगह हम 1 लगाएं, 0 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, कुछ भी हम लगाएं, तो हमें उस करस्पॉन्डिंग लेवल पर जो कंप्यूटर कास्ट होगा उसका पता लग जाएगा। सही। अच्छा, एट बॉटम लेवल, अब हम आखिर में कि हमने जो है ना आई एक एटमॉस कितना हो सकता है, तो आई तो एटमॉस बॉटम लेवल पर टोटल नोड कितने होंगे? 3 पावर आई होंगे, क्योंकि बॉटम लेवल को मैंने आई कहा है कि आई लेवल है, आयत लेवल है। तो आयत लेवल, अच्छा आई तो हमने यहाँ पर कहा था कि हमारे पास आई जो होगा वो log 4 ऑफ n होगा, तो 3 पावर आई की जगह मैंने 3 पावर log 4 ऑफ n ले लिया। और ये हमारे पास एक लॉगरिथम का फार्मूला है कि अगर कोई इस तरह चीज आ जाए कि x पावर लॉग किसी भी बेस का हो, यहां पर m हो, n हो, या जो भी हो, m n कुछ भी हो, p, इस तरह अगर कोई फार्मूला हो तो उसको आप इस तरह लिख सकते हैं। x पावर लॉग m ऑफ p हो तो उसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि p को नीचे ला सकते हैं और x को ऊपर लगा सकते हैं। p log m ऑफ x, देखो यानी p और x को आप क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक लॉगरिथम का फार्मूला है जो आपको याद करना होगा। तो 3 पावर log 4 ऑफ n है, यानी n और 3 को मैं एक्सचेंज कर सकता हूं, तो n पावर log 4 ऑफ 3 हो गया। ये क्या है? एट बॉटम लेवल नोड्स, टोटल नोड हमारे पास n पावर log 4 ऑफ 3 है। अच्छा, टोटल तो इतने हैं, हर एक का कास्ट कितना है? O1 है। आप देख रहे हैं कि क्योंकि बेस केस होगा हर एक, तो O1 होगा हर एक का कास्ट। ठीक है, और कास्ट 1 है, तो टोटल कास्ट कितना हो जाएगा बॉटम लेवल का? n पावर log 4 ऑफ 3 हो जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करें तो वही चीज आती है, लिहाजा n पावर log 4 ऑफ 3 बॉटम लेवल का टोटल कास्ट हो जाएगा। अच्छा, इस पूरी डिस्कशन से हमने जो 3 फार्मूले डिड्यूस किए, एक तो हमने ये किया कि हाइट ऑफ ट्री जो है वो कितनी होगी, यानी कौन सा नंबर लेवल पर कौन सा ऐसा लेवल होगा जहां पर हम 1 तक पहुंचेंगे। फिर हमने कहा कि ith लेवल की कास्ट कितनी होगी, और फिर हमने कहा कि लास्ट लेवल कास्ट कितनी होगी।
ith लेवल, कोई भी इंटरमीडिएट लेवल का हो तो उसकी कास्ट कितनी होगी और आखिरी की कास्ट कितनी होगी। अब हमने क्या करना है, इवेंचुअली हमने लेवल बाय लेवल कास्ट फाइंड कर लिए, अब हमने सबको सम करना है। तो देखें, नाउ लेट अस ऐड अप ऑल द कास्ट। टी ऑफ एन इज इक्वल टू सी एन स्क्वायर, ये तो रूट की कास्ट थी, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। अगले लेवल की कास्ट कितनी थी, 3/4 स्क्वायर, ठीक है, 3/4 स्क्वायर एंड टू सी एन स्क्वायर, 3/16 होल स्क्वायर सी एन स्क्वायर, 3/16 अप टू सो ऑन और ith लेवल। तो अब ith लेवल को आप यहां देख सकते हैं कि ये ith लेवल है, सॉरी अभी ith लेवल तक हम नहीं पहुंचे, ith लेवल से एक कम है, तो यहां पर log 4n-1 इसलिए लगाया हुआ है, यानी ये जो सेकंड लास्ट, यहां पर जो सेकंड लास्ट लेवल होगा उस लेवल की बात हो रही है कि इस लेवल पर जो टोटल हमारे पास कास्ट होगी वो इतनी होगी, और प्लस लास्ट लेवल की तो इतनी है, वो तो हमने यहां पर फाइंड कर ली है, ठीक है। अब इनको हम एड अप कर लेते हैं, सिंप्लीफाई मैंने किया तो इस तरह लिख सकते हैं कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 0 टू log 4n-1 n/16 होल रेज टू द पावर आई सी एन स्क्वायर प्लस थीटा n पावर log 4 ऑफ 3। ये हमारे पास समेशन की फॉर्म में इस रिकर्जन ट्री का फार्मूला बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने कुछ फार्मूले याद रखने हैं। उनमें एक हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला, ये वाला, समेशन आई इक्वल टू 0 टू n x पावर आई इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1-1 डिवाइड बाई x माइनस 1। ये हमारे पास एक फार्मूला है। अच्छा, और दूसरा हमारे पास यही फार्मूला है लेकिन i इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है और x पावर i इज इक्वल टू होता है 1/1 माइनस x। इन दोनों फार्मूले को हमें यूटिलाइज करना है यहां पर। अच्छा, तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू, ये हमने यूटिलाइज किया है कि 3/16 जो हमारे पास x वहां पर था x पावर क्या n-1, लेकिन यहां पर n log 4n-1 है, तो n-1 प्लस 1 की जगह ये log 4n रह जाएगा -1 और डिवाइडेड बाई x-1, तो 3/16 -1 इंटू सी एन स्क्वायर, तो अपनी जगह पर आ जाएगा, प्लस थीटा इंटू n पावर log 4 ऑफ 3। सही। अच्छा अब इसको हम अगर थोड़ा अवॉइड कर लेते हैं, इसको साइड पर रख लेते हैं, ठीक है, और हमें दूसरे फार्मूले से जो इन्फिनिटी का है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम इसको ये लिख देंगे टी एन इज इक्वल टू आई इक्वल टू 0 log 4n-1 3/16 पावर आई सी एन स्क्वायर प्लस थीटा n log 4 ऑफ 3। दिस विल बी लेस देन, क्योंकि मैंने यहाँ पर इन्फिनिटी जो है आई इज इक्वल टू 0 टू यहाँ तक था, अब मैंने यहाँ से 0 से लेके इन्फिनिटी तक ले गया, डेफिनेटली ये वाला पोर्शन जो होगा ये स्मॉलर होगा, ये स्मॉलर होगा इससे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो इनइक्वालिटी लगाई है वो स्मॉलर की लगाई है, और बाकी तो वही चीज़ है 3/16 पावर आई सी एन स्क्वायर प्लस थीटा n पावर log 4 ऑफ 3। लेकिन ये हमारे पास फार्मूला जो है वो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक कन्वर्जिंग सीरीज का है, और वो फार्मूला क्या है कि 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/16 सी एन स्क्वायर प्लस थीटा n log 4 ऑफ 3। और इसको आप अगर सिंपल कर लें तो इससे बन जाएगा टी ऑफ n इज इक्वल टू 16/3 सी एन स्क्वायर प्लस थीटा n पावर log 4 ऑफ 3। इसको हम O ऑफ n स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि log 4 ऑफ 3 जो है ये तो बहुत छोटा फैक्टर है, ये हम खत्म कर सकते हैं। कांस्टेंट्स को तो हम हटा सकते हैं, इन वाले कांस्टेंट्स को, जो हमारे पास हाई ऑर्डर वेरिएबल रहता है वो क्या है, वो n स्क्वायर है। लिहाजा इस रिकर्जन ट्री के लिए गेस सोल्यूशन है हमारा कि वो n स्क्वायर होगा। अब ये जो गेस सोल्यूशन है, ये जिस तरह में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक गेस लगाना था, तो अगर ये रिकर्जन हमें वहां पर दिया होता तो हमने उसके लिए जो गेस लगाना होता वो किसमें, ओ एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर को हम गेस लगा के उसको बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते। एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ n/3 प्लस टी ऑफ 2n/3 प्लस ओ ऑफ n। इसका हमने क्या करना है, इसका भी हमने रिकर्जन ट्री बनानी है। तो रिकर्जन ट्री के लिए सबसे पहले तो इसका जो कंबाइनिंग कास्ट है वो देखनी है कि कंबाइनिंग कास्ट कितनी है, वो ओ एन है, लिहाजा ओ ऑफ एन को हमने रूट में ले जाना है। उसके बाद हमने ब्रांचेस देखने हैं कि ब्रांचेस कितने होंगे, कितने रिकर्जन होंगे, तो 2 ब्रांचेस होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। एक पर n/3 साइज होगा, दूसरे पर 2n/3 साइज होगा, यानी इसमें हम कोई इनपुट को स्किप नहीं करते। ये 2 ब्रांचेस होंगे, एक को हम n/3 और दूसरे को हम टी ऑफ 2n/3 रखेंगे। अब देख रहे हैं कि यहां पर हमने इनपुट का 1/3 पार्ट, तीसरा
तीसरा हिस्सा हमने इनपुट को यहां पर ले लिया है, जबकि बाकी जो 2/3 हिस्से थे वो यहां पर ले लिए। इनपुट यहां बहुत ज्यादा है बनिस्बती इस साइड के, तो इस साइड पर इनपुट कम है और यहां पर इनपुट ज्यादा है। अच्छा, सब प्रॉब्लम में हम इसको मजीद आगे ले जाते हैं, तो टी ऑफ एन बाई 3 को अगर हम देखें तो इसका कंबाइनिंग कास्ट कितना होगा, इसके जो सब प्रॉब्लम होंगे उनको कंबाइन करने का कास्ट कितना होगा, क्योंकि हमारे पास टी ऑफ एन का ओ एन है, तो टी ऑफ एन बाई 3 का जो कास्ट होगा वो क्या होगा, वो सी एन बाई 3 होगा। ये आप देख सकते हैं सी एन बाई 3 होगा। और इसके जो सब प्रॉब्लम्स होंगे वो कितने कितने होंगे, वो सब प्रॉब्लम n बाई 3 यानी n बाई 9, n बाई 3 एक तरफ का होगा, दूसरे तरफ का जो होगा वो 2n बाई 9 होगा। सिमिलरली जो सेकंड साइड है वहां पर भी t 2n बाई 9 और t 4n बाई 9। इसी तरह इसका जो कास्ट होगा वो सी एन बाई 9 होगा, और इसको हम मजीद सब ब्रांचेस में इस तरह डिवाइड करेंगे तो टी एन बाई 27। अब इट इज़ पॉसिबल कि ये वाला पोर्शन जो है ये जल्दी 1 तक पहुंचेगा, लेकिन ये वाले जो साइड हैं ये लेंथी होंगे। ये ट्री जो है ना ये लेफ्ट टिल्टेड ट्री होगा, लेफ्ट तरफ राइट टिल्टेड ट्री होगा, जो राइट साइड इसका लंबा होगा, और यहाँ पर इनपुट जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनपुट हम बहुत कम ले रहे हैं, हम तीसरा हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर 2/3 जो 2/3 हिस्सा है वो इस ब्रांच पर आ रहा है, तो ये ट्री कुछ इस तरह का बनेगा। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह वो नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है। सही है। ट्री तो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, उसके स्ट्रक्चर की भी समझ आ गई है। अब हम देखते हैं कि किस तरह उसको एनालाइज करें। थोड़ी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। स्पेस हमारे पास क्रिएट हो गई है, अब हम इसको एनालाइज करेंगे, तो वही क्वेश्चन हम यहां पर आंसर करेंगे। इनपुट साइज अलोंग अच्छा, इनपुट साइज कितना कम होता जा रहा है। अब इसमें जो है यूनिफॉर्मली कम नहीं हो रहा, हाफ 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 इस तरह नहीं हो रहा, बल्कि यहां पर 1/3 जो है इस तरह पर जा रहा है, और बाकी जो 2/3 प्रॉब्लम साइज है 2/3 वो इस साइड पर जा रहा है। लिहाजा ये वाला लाइन जो है ये बहुत लेंथी होगा, और हमने जो ट्री की हाइट है वो तो लॉन्गेस्ट साइड से कैलकुलेट करनी है, लिहाजा हम इस साइड पर आएंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। इनपुट साइज अलोंग द लॉन्गेस्ट पाथ डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 2/3। हर लेवल पर 2/3 उसमें कमी आ रही है। पहले n था, फिर 2/3 n हो गया, फिर 4/9 n हो गया, यानी हर बार 2/3 उसमें कमी आ रही है। ये देखें 2/3 n था, यहां पर 2/3 होल स्क्वायर n था, एंड सो ऑन 2/3 होल क्यूब n हो गया, एंड ग्रेजुअली इस तरह ये जाता जाएगा, और आखिरी लेवल जब होगा हमारे पास तो 2/3 होल पावर i इंटू n, ये हमारे पास इस पाथ का जो आखिरी नोड है उस पर इतना कॉस्ट आएगा। अच्छा, अब हम चूंकि लास्ट लेवल पर हमारे पास एक एलिमेंट रहता होगा, तो 2/3 होल पावर i n इज इक्वल टू 1, यानी इनपुट साइज हमारे पास 1 हो जाती है। कितने नंबर पर, इस नंबर पर 2/3 पावर i मल्टीप्लाइड बाई n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि वहां पर सिंगल एलिमेंट रह गया होगा। ये लेवल नंबर है कि इस लेवल नंबर पर हमारे पास इनपुट साइज जो है वो 1 रह गया होगा। तो उसके बाद हमने इसको थोड़ा सॉल्व करना है। 2/3 पावर i इज इक्वल टू 1 ओवर n हो जाएगा, फिर हमने इनका रेसिप्रोकल ले लेना है, तो 3/2 पावर i हो जाएगा इज इक्वल टू n हो जाएगा। इसका मैंने लॉगरिथम दोनों तरफ से लेना है, और मुझे ये पता चल जाएगा कि i इज इक्वल टू, लेकिन लॉगरिथम जो मैंने लेगा है उसका बेस क्या रखना है, 3/2 रखना है। ठीक है, तो log बेस 3/2 ऑफ n i इज इक्वल टू दिस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि कौन सा ऐसा लेवल होगा जहां पर इनपुट जो है वो सिंगल एलिमेंट पर पहुंचेगा, तो वो हमारे पास log 3/2 ऑफ n होगा। log 3/2 ऑफ n वो लेवल नंबर है जहां पर इनपुट साइज या प्रॉब्लम साइज, सब प्रॉब्लम साइज जो है वो 1 तक पहुंच चुका होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नाउ कास्ट ऑफ ईच लेवल। हमने कास्ट फाइंड करना है, कास्ट ऑफ ईच लेवल हमने फाइंड करना है। हियर वी टेक इट टू बी cn। क्यों,
ऑल्दो इट इज नॉट। अच्छा यहां पर आप देखिए इस लेवल पर टोटल कॉस्ट कितना है, Cn है। इन दोनों को अगर आप एड अप करेंगे तो इस लेवल पर कितना आएगा, फिर भी Cn होगा। इस लेवल पर अगर आप इन सबको जमा करें तो फिर भी Cn आएगा, लेकिन इस लेवल पर आपको Cn से थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि यहां पर एक पार्ट जो स्किप हो रहा है, क्योंकि परफेक्ट बाइनरी ट्री तो नहीं है। अगर यहां पर भी दो होते परफेक्ट बाइनरी ट्री होता तो फिर यहाँ भी Cn होता, यहाँ पर नीचे भी Cn होता, लेकिन यहाँ पर अभी इस तरफ से जो है ना ये ब्रांचेस कम होते जा रहे हैं, यहाँ ब्रांचेस और भी कम हो गए हैं, यहाँ ब्रांचेस और भी कम हो गए हैं, और इवेंचुअली हम यहाँ पर कह सकते हैं या तो हमारे पास 2 एलिमेंट होंगे या हमारे पास 1 एलिमेंट होगा। आखिर में जो 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 राइट मोस्ट जो बॉटम मोस्ट वो होगा ब्रांच होगा, ठीक है। लेकिन हम उसको थोड़ा स्लूपीनेस कर लेते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं कि भाई हर एक का कॉस्ट Cn है, ठीक है। थोड़ा अगर Cn से थोड़ा नीचे थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन हम उसको Cn ले लेते हैं क्योंकि हमने बिग O में फाइंड करना है ऐसे भी। तो द केस एज वी गो डाउन द लेवल, अच्छा बिकॉज द ट्री इज लेफ्ट सॉरी राइट टिल्टेड, हाँ वर इट अ बैलेंस ट्री, अगर ये एक बैलेंस ट्री होता देन इट वुड हैव 2 raised to the power log 3/2n। क्यों? क्योंकि हर लेवल पर कितने एलिमेंट्स हैं, यहां पर 2 पावर लेवल नंबर कौन सा है, 0 है, तो यहां पर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नोड्स कितने हैं, 1 है। यहां पर आप देखें यहां पर कौन सा लेवल है, 1, तो 2 पावर 1 ले लें, इसे क्या आता है, 2 आता है। कितने एलिमेंट्स हो गए, 2। क्यों, ये वाले 2 नोड्स हमारे पास इस लेवल पर भी हो गए। इस लेवल को हम देख लेते हैं, यहां पर कौन सा लेवल है, 2 लेवल है, 2 पावर 2 ले लेते हैं, तो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है कि इस लेवल पर 4 नोड्स होंगे, 1 2 3 4, आप देख सकते हैं कि 4 नोड्स हैं। यहां पर इस तरह 9 होंगे एट मोस्ट, हमने कहा कि अगर ये बाइनरी होगा, ठीक है। अगरचे यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां से नीचे तो ट्री नहीं है, लिहाजा यहां पर थोड़े कम होते जा रहे होंगे, 2 पावर लेवल नंबर माइनस कुछ कांस्टेंट होता जा रहा होगा, या कुछ वेरिएबल होगा, रेगुलर वेरिएबल होगा, उसके रेट से जो ना वो कम होता जा रहेगा। लेकिन फिलहाल हम उसको ऐसा ही कंसिडर कर लेते हैं। और आखिर पर यहां पर जो लास्ट लेवल है वहां पर कास्ट कितना होगा, वहां पर 2 raised to the power log 3 ऑफ, क्योंकि आई हमने कितना, आई हमने फाइंड किया है कि ये लेवल नंबर इसका इतना है, तो 2 पावर लेवल नंबर है, तो 2 पावर log 3/2 ऑफ n हो गया। दिस इज इक्वल टू, और उसको फिर हमने वही फार्मूला यूज किया है कि अगर इस तरह केस आ जाए तो आप n/2 को स्विच कर सकते हैं। तो n को इधर ले आए और 2 को यहां से वहां ले गए, तो n पावर log 3/2 ऑफ 2 हो गया। सही, ये हमारे पास क्या था। अच्छा इसको हम आगे सिंपल कर लेते हैं, तो Cn log of 3/2 of n, it implies that n log n। हर एक लेवल पर कितना खर्चा था, हर एक लेवल का कॉस्ट मैंने Cn कंसिडर किया था, हर एक लेवल का कॉस्ट कितना कंसिडर किया था, Cn कंसिडर किया था। अब लेवल कितने हो गए ये कौन सा लेवल है या लेवल नंबर कौन सा है, उधर वो लेवल नंबर हमारे पास है, ये इनको मल्टीप्लाई किया तो Cn को log 3/2 n से मल्टीप्लाई किया। अब इसको हम अंदाजतन n log n ले सकते हैं। क्यों, अगरचे ये n log n इससे कुछ कम होगा, लेकिन हमने इसको फिलहाल इस तरह लेना है क्योंकि हमने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना इसकी एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी थीटा नोटेशन में कंसीडर करनी है। अब देखें आप, जो ओरिजिनल फंक्शन था t ऑफ n इज इक्वल टू t ऑफ n/3 प्लस t ऑफ 2n/3 प्लस Cn, ओ लेस आर इक्वल टू, उसकी जगह हमने कोई कांस्टेंट यहाँ ये जो हमारे पास है ना, ये आप सब्स्टिट्यूशन से हम इसको प्रूव कर रहे हैं। हमने गेस लगा लिया है कि गेस जो है वो n log n की तरह ही होगा, हमने गेस लगा लिया है क्योंकि हमने गेस सोल्यूशन रिकर्जन ट्री से निकाल लिया है। एक्चुअल सोल्यूशन हमारे इस तरह कुछ नजर आ रहा था, लेकिन उसको हमने गेस करके तकरीबन वो इस तरह लगता है कि इसके करीब होगा n log n। तो बिग O में हमने लेना है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हम लेनी है, लिहाजा मैंने थोड़ा स्लूपीनेस करके n log n को कंसिडर कर दिया। अब मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने 3-4 एग्जाम्पल उस पर किए हैं उनके जरिए साबित कर रहे हैं कि ये गेस इस रिकर्जन का सोल्यूशन है।
सही। तो टी ऑफ एन को मैंने लेस इज इक्वल टू, उसकी जगह मैंने टी एन बाई 3 कंसिडर कर लिया, जो ओरिजिनल फंक्शन था उसकी जगह। फिर दिस लेस आर इक्वल टू, फिर वो सब्स्टिट्यूशन स्टेप हो गया। आप उसको जो मेरे जो वीडियो में मैंने एग्जांपल किया उनको आप देख लें। log n बाई 3 प्लस डी 2n बाई 3 log ऑफ 2n बाई 3 प्लस सी एन, और ग्रेजुअली इसको हमने नीचे किया, साल किया और साल किया, इवेंचुअली हम यहाँ पर पहुँच गए कि लेस आर इक्वल टू डी एन log n। यहाँ पर डी एक कॉन्स्टेंट है, लिहाजा ये हमने साबित कर लिया कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन log n है। ये जहाँ पर कैलकुलेशन हुई है ये सारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आप इसको जो मैंने पिछले इस वीडियो के पिछले पार्ट में ये सोल्यूशन आपको बताया है, वहां से आप इसको सीख सकते हैं। अच्छा, फाइनली हम जाते हैं मास्टर थ्योरम के ऊपर। मास्टर थ्योरम से हम रिकर्जन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक रिकरेंस हमें दिया हुआ, इसको मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं, इफ रिकर्जन इज ऑफ द फॉर्म, अगर एक रिकर्जन फंक्शन जो रिकरेंस हमने दिया हुआ है वो इस किस्म का हो कि टी एन इज इक्वल टू ए कोई कांस्टेंट, टी ऑफ एन बाई बी कोई कांस्टेंट प्लस एफ ऑफ एन हो, जहां पर ए ग्रेटर इक्वल टू 1 हो सकता है लेकिन बी मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो इस किस्म के सोल्यूशन को हम बहुत आसानी से मास्टर थ्योरम के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। मास्टर थ्योरम पर जाते हैं। थ्योरम क्या है कि अगर हमारे पास टी ऑफ एन दिया गया हो ए टी ऑफ एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन, जहां पर ए ग्रेटर इक्वल टू 1 हो और बी ग्रेटर देन 1 हो, बी रिकरेंस, देन टी ऑफ एन हैज द फॉलोइंग बाउंड्स। तो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, 3 बाउंड्स हैं। नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है कि अगर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओ एन log बी ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन टी ऑफ एन इक्वल टू थीटा एन पावर log बी ऑफ ए। केस 2 हमारे पास ये होगा, अगर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा एन पावर log बी ऑफ ए होगा, देन टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा एन पावर log बी ऑफ ए log ऑफ एन। और केस 3 हमारे पास ये है कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओमेगा एन पावर log बी ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन सच दैट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ ये क्या है एफ, अच्छा ये ए यहां पर कोई वैल्यू नहीं रख रहा, if f of n by b less are equal to c f of n for some c greater than less than 1 and all larger n, then t of n is equal to theta f of n होगा। ये हमारे पास 3 कुक बुक सॉल्यूशंस हैं। बहुत आसान थ्योरम है, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है। किसी भी रिकरेंस को बहुत आसानी से इसके जरिए हम सॉल्व कर सकते हैं। समझने के लिए मैं एग्जांपल करता हूँ। एग्जांपल से हर एक पर ऐसे एग्जांपल लेते हैं जो बुक में ऑलरेडी हैं, आपको कॉर्मेन वाली बुक जो है वो फॉलो करनी है, उसमें ये एग्जांपल ऑलरेडी वहां पर किए हुए हैं, आप यहां से भी उसको समझ सकते हैं। तो लेते हैं कोई एक फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन है टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी एन बाई 3 प्लस टी 2n बाई 3 प्लस ओ ऑफ एन। अच्छा, इसको हम मास्टर थ्योरम से कर रहे हैं, लेकिन ये मास्टर थ्योरम से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास्टर थ्योरम के लिए जो फर्स्ट शर्त है वो क्या है कि रिकर्जन का जो फॉर्म होगा वो इस तरह का होगा कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए कोई कांस्टेंट होगा, यानी 2 या 3, टी ऑफ एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन, इस फॉर्म में होगा, तब जाके हम मास्टर थ्योरम यूज कर सकेंगे। लेकिन अगर इस तरह कोई रिकर्जन होगा तो हम उसको मास्टर थ्योरम से सॉल्व नहीं कर सकते। ये देखते हैं, टी ऑफ एन इज इक्वल टू 3 टी ऑफ एन बाई 3 प्लस एन। हाँ, ये तो ठीक है, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि टी ऑफ एन यहां पर आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू जो है 9 है, ए टी ऑफ एन बाई बी है तो बी की वैल्यू 3 है, और एफ ऑफ एन की वैल्यू आप देख रहे हैं कि वो एन है। ये तो बिल्कुल फिट कर रहा है मास्टर थ्योरम पर, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने केसेस को चेक करना है 1 बाय 1 के कौन सा केस यहां पर अप्लाई होता है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट केस के ऊपर जाता हूं। फर्स्ट केस हमारे पास क्या था? फर्स्ट केस ये है कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओ एन पावर log बी ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये वाला। अच्छा, तो लगा लेते हैं। एफ ऑफ एन की जगह क्या लगाऊं? एफ ऑफ एन की जगह एन लगाऊं, क्योंकि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन है। यहां पर आप देख रहे हैं एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन है, तो एफ ऑफ एन की जगह मैंने एन लगाया। ओ ये तो ठीक है, एन log बी ऑफ ए यानी log 3 ऑफ बी क्या है? 3 है, ए क्या है? 9 है, तो log 3 ऑफ 9 एंड माइनस एप्सिलॉन, वो तो अभी फाइंड करना है, अभी तो उसको गेस करना है, लिहाजा उसको अभी तक छोड़ें। आगे जाते हैं। n इज इक्वल टू ओ एन पावर log 3 ऑफ 9 क्या होता है? log विद बेस 3 ऑफ 9 2 होता है। क्यों?
3 3 जार 9, तो 3 का स्क्वायर होता है, लिहाजा log पावर 2 माइनस एप्सिलॉन हो गया। अब इस इक्विलिटी को हमने सेम कब लाना है, जब हम एप्सिलॉन की जगह क्या लगा लें। अगर एप्सिलॉन की जगह मैं 1 लगा लूं, ये मैं अंदाजतन लगाऊंगा, एप्सिलॉन की जगह अगर मैं 1 लगाता हूं तो 2 माइनस 1 से क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो लिहाजा n इज इक्वल टू ओ ऑफ n, if एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा, सो n इज इक्वल टू ओ ऑफ n है। यस, ये तो फर्स्ट कंडीशन ठीक साबित हो गई। जब फर्स्ट कंडीशन ठीक साबित हो गया, लिहाजा हम फिर क्या करेंगे, हम उसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। डायरेक्ट हमें यहाँ सोल्यूशन दिया हुआ है कि अगर ऐसा ये कंडीशन पूरा हो गया तो उसका सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा n पावर log b ऑफ a, लेकिन n पावर log 3 ऑफ 9 से तो 2 आता है, यानी थीटा n स्क्वायर, लिहाजा t ऑफ n इज इक्वल टू थीटा n स्क्वायर हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। और ये इसी तरह का फौरन सोल्यूशन हमें मिल गया, फर्स्ट कंडीशन से, फर्स्ट केस से हमें हल हो गया। जाते हैं दूसरे केस के लिए। उसके लिए हमारे पास ये कोई एक फंक्शन दिया हुआ है कि अपने इक्वल टू टी 2n/3 + 1। और अब हम ये अगर देखें तो फर्स्ट ये तो लगता है कि हमारे थ्योरम पर फिट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर a, चलो वो तो हम लगा लेते हैं, a की जगह तो 1 होगी, तो वो तो a तो ठीक है, लेकिन n/b तो यहाँ पर 2n/b है। अगर हम देखें तो ये 2n/b है, लिहाजा मैंने 2 को किस तरीके से नीचे लाना है। यहाँ पर ऊपर मैंने क्या है, n को अकेले छोड़ना है। n को मैंने अकेले छोड़ने के लिए क्या करना है, इसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई करना है। तो मैंने इस तरह लिख लिया, tn इज इक्वल टू 1 जो a की जगह है, t ऑफ n/3/2 मैंने नीचे लाया, क्योंकि अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये फिर 2n/3 बन जाएगा। लिहाजा उस फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए मैंने ऐसा किया। अब a हमारे पास क्या हो गया, a 1 हो गया, b हमारे पास क्या हो गया, 3/2 हो गया, और c हमारे पास हो गया, सॉरी f ऑफ n हमारे पास हो गया 1। अब मास्टर थ्योरम इस पर अप्लाई हो सकता है। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन केस नंबर 1 को चेक करना है, क्या ना केस नंबर 1 पर सॉल्व हो रहा है कि नहीं। केस नंबर 1 क्या था कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओ ऑफ n पावर log b ऑफ a माइनस एप्सिलॉन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ एन की जगह मैंने 1 लगाया, यानी n पावर नॉट भी लगा सकते हैं, क्योंकि 1 और n पावर नॉट एक चीज है। इज इक्वल टू ओ लगाया, n लगाया, log ऑफ b a log बेस 3/2, क्योंकि b हमारे पास 3/2 है, और इस 1 का हमने लेना है log, और माइनस एप्सिलॉन। अब आपको पता है कि लॉगरिथम का बेस चाहे कुछ भी हो, लेकिन 1 का हमेशा 0 होता है लॉगरिथम। तो ये क्या हो जाएगा, n पावर 0 इज इक्वल टू ओ n पावर 0 माइनस एप्सिलॉन। अच्छा, तो अब मैंने एप्सिलॉन की कौन सी ऐसी वैल्यू यहां पर लगा लूं ताकि ये बराबर हो जाए। तो वो तो मैं अगर 0 लगाऊं तो 0 माइनस 0 से 0 आ जाएगा है। तो n पावर 0 इज इक्वल टू 0, सॉरी ओ n पावर 0 माइनस 0, और ये तो हो गया n पावर 0 इज इक्वल टू ओ n पावर 0। कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया है, सोल्यूशन हो गया। नहीं, क्यों, इंपॉर्टेंट चीज, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये वाला पार्ट हमने अवॉइड किया हुआ है। हमने तो एप्सिलॉन की जगह 0 लगा लिया और कहता है कि सोल्यूशन हो गया, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो सेकंड शर्त थी वो ये थी कि एप्सिलॉन मस्ट बी ग्रेटर देन 0। हमने 0 लगा के ठीक किया है, लेकिन ये गलत किया है। अब इस जगह को वैलिडेट करने के लिए एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू 0 से ग्रेटर यहां पर लगाएं, ये गलत होगा, ये ठीक नहीं आएगा, कभी भी इस तरह नहीं आ सकता। लिहाजा फर्स्ट केस यहां पर नहीं चल सकता, सही है। तो हमने आप क्या करना है, सेकंड केस पर जाना है। सेकंड केस क्या था कि अगर एफ ऑफ एन हमारे पास, केस नंबर 2 यहां पर आप पढ़ सकते हैं, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा n पावर log b ऑफ a। अगर इस तरह सिचुएशन हो तो देख लेते हैं कि क्या है या नहीं। तो n पावर नॉट इज इक्वल टू ओ n पावर log 3/2 ऑफ 1, n पावर 0 इज इक्वल टू 0 ओ n पावर 0। हाँ, ये तो बात ठीक है, सेकंड केस मीट कर गया। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन हमारे पास यहां पर दिया हुआ है कि टी ऑफ n जो है वो बराबर हो जाएगा थीटा n पावर log b ऑफ a log ऑफ n। अच्छा, तो वैल्यू लगा लेते हैं, टी ऑफ n इज इक्वल टू थीटा, और ये n पावर log b ऑफ a से क्या आता है, log b ऑफ a से log का बेस 3/2 ऑफ 1, उसे 0 आता है, एंड log ऑफ n, अब n पावर 0 से तो 1 आता है, लिहाजा सिर्फ log n रह जाता है। टी ऑफ n इज इक्वल टू थीटा log ऑफ n, और ये हमारे पास की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई कि इस जो रिकर्जन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थीटा log n हो गई। तो सेकंड केस से हमने इसको सॉल्व कर लिया मास्टर थ्योरम के कि जो हमारे पास रिकर्जन था ओरिजिनली जहां पर हमें दिया हुआ था उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, थीटा log ऑफ
अच्छा, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। टी ऑफ n इज इक्वल टू 3tn/4 प्लस n log n। इसको करते हैं। अच्छा, इसको करने के लिए आप इसको चेक कर लें, केस 1 पर भी केस 2 पर भी दोनों पर काम नहीं करेगा, दोनों नहीं अप्लाई होंगे। लिहाजा मैं डायरेक्ट केस 3 को यहाँ पर ले लेता हूँ। a इक्वल टू 3 है, b 4 है और f ऑफ n log n है। वो तो आपको ठीक है, क्लियर है। तो यूजिंग थर्ड केस को मैं यूज कर रहा हूँ कि वो क्या है, वो ये है कि अगर f ऑफ n इक्वल होगा ओमेगा n log n, यहाँ पर क्या है f ऑफ n है, तो अगर n log n इक्वल होगा ओमेगा ऑफ n पावर log b ऑफ a प्लस एप्सिलॉन, तो log 4 ऑफ 3 प्लस एप्सिलॉन। लेकिन log 4 ऑफ 3 को मैंने कैलकुलेट करना है थोड़ा, तो n log n इज इक्वल टू ओमेगा n पावर 0.793, ये log 4 ऑफ 3 है, एंड प्लस एप्सिलॉन। अब अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू 0.2 लगा देता हूँ, 0.2 लगा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, n log n इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ n। और ये बात ठीक है या गलत है? ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ओमेगा हमारे पास लोअर बाउंड है। ओमेगा हमारे पास क्या है, जिस तरह आप एसिम्प्टोटिक नोटेशन के लेक्चर में आप पढ़ सकते हैं कि ओमेगा हमारे पास लोअर बाउंड है, टाइट लोअर बाउंड है, तो इसीलिए सॉरी लूज लोअर बाउंड है, तो इसीलिए ये जो हमारे टाइट लोअर बाउंड है, n log n जो है हमारे पास, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हम ओमेगा n लिख सकते हैं। तो बात ठीक है। अब ये कंडीशन यहाँ पर ठीक है, तो उसकी हमने कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्ट हमने उसको फिर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं फाइंड कर ली कि अगर इस तरह होगा तो उसका सोल्यूशन ये होगा। उसके साथ कुछ और कंडीशन भी है। थर्ड केस में याद रखें कोई और कंडीशन भी, वो क्या है? थर्ड में ये है हमारे पास कि एफ ऑफ n बाई बी लेस आर इक्वल टू सी एफ ऑफ n, ये भी हमारे पास एक कंडीशन है। यहाँ पर हमने उसकी जो बाउंड्री कंडीशन है उसको भी चेक करना है। फॉर सम सी लेस देन 1, सी के लिए लेस देन 1 होना लाजिमी है, और किसी लार्ज n के लिए। तो अब दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं। वो हमने क्या करना है, f ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ n ऑफ b, f ऑफ n बाई b लेस आर इक्वल टू c f ऑफ n। a की वैल्यू में लगाई 3, f ऑफ n बाई b। f ऑफ n बाई b का क्या मतलब है कि f ऑफ n हमारे पास तो दिया हुआ होगा, तो f ऑफ n बाई b भी मालूम कर लें। तो f ऑफ n यानी t ऑफ n हमारे पास दिया हुआ है, जो हमने यहाँ पर डिड्यूस किया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या है, n log n है। यहाँ पर f ऑफ n आप देख सकते हैं, f ऑफ n हमारे पास ये वाला पोर्शन है, तो f ऑफ n बाई 4 क्या होगा, n बाई 4 log ऑफ n बाई 4 हो जाएगा। लिहाजा n बाई 4 log ऑफ n बाई 4 ये वाला पोर्शन जो है बेसिकली ये f ऑफ n बाई b है या n बाई 4 है, ठीक है, क्योंकि b 4 था। और ये आगे हमारे पास a जो है वो तो 3 है, तो 3 और n log b हो गया। और इसको हमने साबित करना है लेस आर इक्वल टू c f ऑफ n, c और f ऑफ n के हमने ये साबित करना है। और ये डायरेक्ट हमें पता चल गया कि अगर मैं c की जगह 3/4 लगा लेता हूं, c की जगह अगर मैं 3/4 लगा लेता हूं, तो ये इनइक्वालिटी तो हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। तो 3/4 n log n बाई 4 लेस आर इक्वल टू 3/4 n log n, ये हमेशा के लिए होल्ड करेगी। तो दूसरी कंडीशन जो हमारे पास थी थर्ड केस का जो पार्ट 2 था, वो भी हमने साबित कर लिया। अब जब हमने थर्ड केस के दोनों को साबित कर लिया है, हम इस मूड में हैं कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ले आए। और कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, वो ये थी कि इस तरह का केस अगर होगा, दोनों कंडीशन मीट कर जाएंगे, तो उस किस्म के टी ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी होगी थीटा एफ ऑफ एन। और थीटा एफ ऑफ एन की जगह क्या, थीटा एन लॉग एन, क्योंकि एफ ऑफ एन की जगह आप देख सकते हैं एफ ऑफ एन की जगह एन लॉग एन है, तो लिहाजा इस फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी थीटा एन लॉग एन होगी।